हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारा लैब का सेशन है, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर एक देखेंगे। प्रोसीजर उसका क्या होगा, उसकी थ्योरी में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल लगेंगे, किस चीज़ पर वो आधारित है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और सिमुलेटर पे हम लोग वर्क करेंगे, और वही प्रोसीजर आपको अपनी लैब में फॉलो करना है और फिर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो आपने लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक हमारा हो गया था, जहाँ पर आपने 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे, जो कि आपके क्या क्या थे यहाँ पर। एसिड एनालाइड बनाया था आपने एनिलीन से, डाइबेंजल एसीटोन एक बनाया था, पैरा नाइट्रो एसिड एनालाइड बनाया था, और 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई आपने प्रिपेयर की थी। ओके, इतना हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी भी सेल का, वो प्रैक्टिकल यहाँ पर देखेंगे। ईएमएफ के बारे में चूंकि आप लोग थ्योरी वाले सेशंस में भी पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जिंक और कॉपर की ही बनी हुई इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे हैं। अवर ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है? अवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ Zn to Zn2 plus or Cu2 plus to Cu cell with change in the concentration of electrolytes CuSO4 and ZnSO4 at room temperature। ठीक है, क्या किया जा रहा है, हमको सेल पोटेंशियल के वेरिएशन को स्टडी करना है जब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस ला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है वैद्युत अपघट्य की सांद्रताओं में परिवर्तन करने पर आपके जो सेल विभव हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, ये हमको स्टडी करना है। ठीक है, थ्योरी में सबसे पहले गैल्वेनी और वोल्टा के बारे में, एलेजेंड्रो वोल्टा जो है उनके बारे में यहाँ पर उनकी फोटो दी गई है। नाउ जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी रीठा खाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। माइक ले लीजिए, बात करिए मुझसे, जल्दी से माइक ले लो। बोलिए, क्या नाम है आपका? मैम रानू। गुड आफ्टरनून रानू। रानू कौन सी क्लास में है? मैम मैं 12th में। ओके, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। पढ़ लिया है। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में, कौन सा मीडियम है? मैम हिंदी में। ठीक है, तो वैद्युत रसायन क्या है? साइंस के स्टूडेंट है ना? यस मैम। ठीक है, बताइए। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम्म, विद्युतों के बारे में जानकारी ली जाती है। ठीक है, वेरी गुड। और मैम इतना ही पता है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और क्या पढ़ाया आपने इस चैप्टर में? कुछ याद है और कौन कौन से टॉपिक आए थे? गैल्विन किसे कहते हैं मैम? अच्छा, गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल। सेल, ठीक है। और चलिए, ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। विद्युत
हाँ जी, कोई और बात करेगा? माइक ले लो जल्दी से, मुझे बताओ और क्या क्या है इस चैप्टर में। वेरी गुड रानू। कोई और? जल्दी से माइक ले लो। आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं ना, हाँ, इन्हीं को माइक दो। जी मैम। क्या नाम है गुड बेटा? आफ्टरनून मैम। गुड मैम आफ्टरनून। पूजा। पूजा। पूजा, रानू ने हमें बताया कि गैल्वेनिक सेल के बारे में उन्होंने पढ़ा। और क्या क्या पढ़ा है इसमें? जी मैम। मैम विद्युत अपघटनी सेल। हम्म। सेल के अलावा और क्या पढ़ा है? चलिए, वेरी गुड पूजा, सिट डाउन। चलिए, तो थ्योरी में तो आपने जो पढ़ा है उसी को आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में हमने क्या किया था, जो जो अपने नेम रिएक्शंस या रिएक्शंस आपने थ्योरी में देखी थी, अभी जरूरत थी उनको समझने की, तो हमने क्या किया, प्रैक्टिकल लगाए कि हम ये कंपाउंड्स लेंगे जो हमें रिएक्शन में दिखाए गए हैं, तो क्या उनसे वो प्रोडक्ट सच में बन रहा है। तो हाँ, हमने वो फिर प्रिपेयर करके देखा कि यस, बन रहे। तो वैसे ही यहाँ पर सेल पोटेंशियल, सेल विभव की बात की गई है कि सेल विभव आपको देखना है, ठीक है। और सेल विभव में क्या देख रहे हैं, वेरिएशंस देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें अंतर आ रहा है। कब? जब हम इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं उस समय, और एट रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के ताप पर ही यह हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। थ्योरी में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जैसे हमें रानू ने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पूरा मीनिंग आ जाता है उसका। इलेक्ट्रो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री आपका पूरा किससे रिलेटेड है, केमिकल चेंजेस और रसायन से रिलेटेड है। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, वैद्युत रसायन, जहां पर आप क्या पढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच। जैसे मैंने उसके नाम में बोला कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक से है और केमिस्ट्री का केमिकल से आप लगा सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ the interchange of chemical energy and electrical energy, the process of conversion of chemical energy into electrical energy is called electrochemical reaction, and the reverse process is called electrolytic reaction or electrolysis. Okay, क्या कहा गया, देखो प्रोसेस हो रहा है जहां पर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। एक सेल होते हैं जो रिमोट में काम करते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी का आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। एक क्या होते हैं, जब आप फोन को चार्ज करते हो तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो दो तरह के कन्वर्जन होते हैं। पहला, अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ओके। वहीं पर अगर इसका उल्टा होगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ओके। अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड डिवाइसेस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद द एड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। क्या कहा गया, अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, उसको आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है, जिसको आप क्या कह रहे थे, विद्युत रासायनिक सेल भी कह रहे हैं। और दूसरी युक्ति जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर रही है, विद द एड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। जो ठीक उसके विपरीत हो रहा है उसको आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाएगा। नाउ व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, आपने गैल्वेनिक सेल की बात की, तो
अ गैल्वेनिक सेल इज द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी एक वैद्युत रासायनिक सेल ही है। और वैद्युत रासायनिक सेल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था, किससे, केमिकल रिएक्शन के बाद। इट इज नेम्ड आफ्टर लुई गैल्वेनी, एन इटालियन फिजिसिस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल आफ्टर एन इटालियन फिजिसिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा। ओके, तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल या जो आपका वोल्टिक सेल है वो दो फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पर, दोनों इटालियन हैं, दोनों के नाम पर उनको रखा गया। गैल्वेनी के नाम पर गैल्वेनिक सेल और वोल्टा के नाम पर आपका वोल्टिक सेल नाम उनका रखा गया। ठीक है, अ गैल्वेनिक सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल रॉड्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड। आपने देखा था गैल्वेनिक सेल का, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी कुछ इसी प्रकार की होती है जिसमें आपका दो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, गैल्वेनिक सेल में आपकी दो इलेक्ट्रोड होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, आपकी मेटल रॉड है। ठीक है, each electrode is immersed in a solution containing its own ions and these form a half cell. Okay, प्रत्येक इलेक्ट्रोड जो होती है उसको उसी के आयन के विलयन में डुबो कर रखा जाता है। जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड आपने बनाई थी तो आपने क्या लिया था, जिंक का ही सोल्यूशन लिया था, जिसको आप क्या कह रहे थे, ZnSO4 में हमने जिंक को डिप किया है, तो वो जिंक की आपकी इलेक्ट्रोड बन गई थी। दूसरी साइड में आपने क्या किया, कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर के सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट में डिप करके रखा, तो उसमें कॉपर के आयन डेवलप हो रहे थे। इसके अलावा जब आपने SHE की बात की थी अभी, तो वहां पर भी आपने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनानी थी, तो हाइड्रोजन का ही आपने आयन का एक सोल्यूशन लिया जो आप HCl ले रहे थे वहां पे। ओके, तो इस तरह से आप उसी का ओन आयंस का क्या कह रहे हो, सोल्यूशन लेंगे और उसमें उस मेटल रॉड को डिप करके रखेंगे। ओके, ईच हाफ सेल, और उसको प्रत्येक इलेक्ट्रोड जब पूरा इस तरह से पूरा आपका वहां पर इलेक्ट्रोड बन रही है तो उसको क्या कहा जा रहा है, हाफ सेल, अर्ध सेल कहा जा रहा है। ईच हाफ सेल इज कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। हाफ सेल को, या आप क्या कहोगे, जो आपका वैद्युत अपघट्य के सॉल्यूशंस हैं उन वैद्युत अपघट्यों को सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु से जोड़ा गया है और सेपरेटेड बाय अ पोरस मेम्ब्रेन, और एक पोरस मेम्ब्रेन से इनको सेपरेट किया गया है। द सॉल्यूशन इन विच द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जिस विलयन में आपने इलेक्ट्रोड को डुबो कर रखा है, वो धातु की छड़ को डुबो कर रखा है, उसको आपका क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्य कहा जा रहा है। ओके, a chemical reaction that takes place in a galvanic cell is the redox reaction. Okay, galvanic cell में जो chemical reaction होती है वो किस प्रकार की होती है, redox reaction होती है। redox क्या होती है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में भी पूरा बताया था कि इलेक्ट्रोड आपकी दो हैं, एक पर आपका ऑक्सीडेशन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, और दूसरा जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, वहां पर आपका रिडक्शन होता है। ओके, सो वन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ओके, क्या होता है, एनोड पर आपका ऋणावेश आ जाता है पूरा, जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को दान होगा तो इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर उठकर आपकी छड़ पर आ जाते हैं। जैसे जिंक की आपने एनोड बनाई थी ना, तो जिंक पर आपके सारे इलेक्ट्रॉन आ गए थे, और जो Zn+ था वो कहाँ जा रहा था, वो सोल्यूशन में जा रहा है, वैद्युत अपघट्य में जा रहा था, तो वो उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड वो है ऋण आवेशित है। क्लियर,
जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड की आप बात कर रहे हैं वो किसकी तरह काम करेगी, द अदर एक्ट एज अ कैथोड इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। जहां पर आपने क्या कहा कि कॉपर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पर रिडक्शन हो रहा है और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसको आपका कैथोड नाम दिया जाएगा। ओके, नाउ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज अ डैनियल सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है डैनियल सेल, जिसको जॉन फेडरिक डैनियल के नाम पे डैनियल सेल कहा जाता है। नाउ डैनियल सेल, द डैनियल सेल वाज इन्वेंटेड बाय अ ब्रिटिश केमिस्ट जॉन फेडरिक डैनियल। ओके, इसको डैनियल सेल को किसके नाम पर, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे आपके, अंग्रेज रसायनज्ञ थे, जिनके नाम पर, जिनका नाम जॉन फेडरिक डैनियल था, उनके नाम पर इसको डैनियल सेल कहा गया। इन द डैनियल सेल copper and zinc electrodes are immersed in a solution of copper sulfate and zinc sulfate respectively। क्या कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, सिंपल सी बात है, जिंक की छड़ ले ली आपने, उसको जिंक सल्फेट आपका जो सोल्यूशन है उसमें डुबो दिया, और जो कॉपर की इलेक्ट्रोड थी उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो दिया। ओके, द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, हियर जिंक एक्ट एज एनोड एंड कॉपर एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है ना, हाफ सेल नहीं बोलेंगे, वैद्युत अपघट्टों को आप सॉल्ट ब्रिज से जोड़ रहे हैं और आप क्या कहेंगे, वहां पर जिंक जो आपकी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो आपकी एनोड की तरह काम करिए। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण भी जिसको आप कहते हैं, रिडक्शन यानी कि अपचयन। ओके, और कॉपर आपकी किसकी तरह, कैथोड की तरह काम करेगी। नाउ एट द एनोड जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, and electrons. Okay, the zinc ions pass into the solution. If the two electrodes are connected using an external wire, the electron produced by the oxidation of zinc travel through the wire and enters into the copper cathode, where they reduce the copper ions present in the solution and form copper atoms that are deposited on the cathode. देखो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने थ्योरी में भी आपको ये बताया था। जीआईसी मनसोना, आवाज आ रही है आपको, जीआईसी रीठा खाल, समझ आ रहा है। देखो कुछ नहीं है, ऐसा ही आपका कुछ डैनियल सेल होगा जहां पर क्या बोला गया है, सिंपल सी बात है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, इसको जिंक के सल्फेट सोल्यूशन में डुबो दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये बन गई, यहाँ पर कॉपर की एक छड़ ली गई है जिसको कॉपर के ही कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबो कर रखा गया है। सिंपल सी बात, दोनों वैद्युत अपघट्यों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज, जिसको आप लवण सेतु कहते हैं। बाहर से इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। क्लियर। अब होगा क्या, ये जो जिंक है आपका, आपने क्या कहा, ये एनोड है और ऑक्सीडेशन इस पर होगा, यानी कि ऑक्सीकरण भी जिसको आप कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन यानी कि अपचयन आपका होगा। होगा क्या, जो ये जिंक है आपकी, ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी। जब इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपका नेगेटिव पार्ट में कमी आ रही है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश, ऋणावेश जा रहा है, धनावेश में धनावेश तो उतना ही रहेगा ना, तो दो इलेक्ट्रॉन आपके चले गए तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसको आप +2e माइनस करके लिख लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए। वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके यहाँ पर, इस छड़ पर आ जाते हैं, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ये तो कहां चले गए, इस छड़ पे चले गए, ये Zn2+ कहां गया, ये इस सोल्यूशन में आ जाता है, तो यहां क्या आ जाएंगे, Zn2+, Zn2+, जिंक का आयन, ये सारा यहां आ गया। क्लियर। अब हो क्या रहा है, दूसरी साइड में क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है आपका, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी आपका Cu2+ रहता है, जो कि दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और आपका Cu बनाएगा। ठीक है, इस तरह की कुछ अभिक्रिया होती है यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है मैम, इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ ट्रेवल करेंगे इस वायर के थ्रू और यहाँ जाएंगे, जो कि यहाँ Cu पॉजिटिव आपका था, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव था, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। क्लियर? तो क्या कहा मैंने, ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। ठीक है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। अपचयन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं। तो जिंक आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है मैम, सिंपल सी बात है। कॉपर हमारी कम अभिक्रियाशील होती है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो तो ऑक्सीकरण ही करेगी। क्लियर? तो ऑक्सीकरण यानी कि एनोड यानी कि जिंक की बात हो रही है। तो बस यही वहां पर समझाया गया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गमन हो रहा है। ठीक है, और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनों की जो गति की या गमन की दिशा होती है, उसके विपरीत क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट आपकी फ्लो करती है। तो यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा, यानी गमन की दिशा होगी, वो कहां से कहां होगी, कैथोड से एनोड की ओर होगी, क्योंकि एनोड से कैथोड की ओर आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है। क्लियर है? बोलो समझ आ गया, हैंड रेस करो समझ आ गया तो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो आपने थ्योरी में पढ़ लिया था एक बार पहले, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में थोड़ा बताया गया है इसके बारे में, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। चलिए, तो यहाँ पर यही कहा गया था, द डेनियल सेल वॉज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश केमिस्ट जॉन फेडरिक डेनियल। इन द डेनियल सेल कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड आर immersed in a solution of copper sulfate and zinc respectively. The two half cells are connected through a salt bridge. एक लवण सेतु से दोनों को जोड़ा गया है. Zinc act as a anode and copper act as cathode. Okay. At the anode, zinc undergo oxidation. एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां पर जो कि जिंक की है, और द जिंक आयंस पास इनटू द सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया Zn2+ कहाँ जा रहा है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में जा रहा है। इफ द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड यूजिंग द एक्सटर्नल वायर, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक ट्रेवल थ्रू द वायर एंड एंटर इनटू द कॉपर कैथोड। ओके, यही मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पर जिंक की रॉड पर आ गए हैं, वो किसकी, वायर के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ जा रहे हैं, कॉपर में जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर का पॉजिटिव आयन वहां पर है, तो वो अट्रैक्ट करेगा ना। वेयर दे रिड्यूस द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड फॉर्म कॉपर एटम दैट आर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो धीरे धीरे क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, तो कैथोड का साइज आपका बढ़ जाता है। जबकि जिंक कहाँ जा रही है, देखो जिंक तो यहाँ सोल्यूशन में आ रही है, Zn2+ आयन आपका सोल्यूशन में आ रहा है, तो जिंक जो एनोड है उसका साइज धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो कैथोड पर आपकी क्या हो रही है, कॉपर डिपॉजिट हो रही है, तो कैथोड का साइज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा मैम सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, जब यहाँ बहुत ज्यादा Zn+ हो जाएगा आपका, तो प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो चाहेगा अब और Zn+ सोल्यूशन में ना आए। जब और Zn+ सोल्यूशन में नहीं आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर आपका सेल काम कैसे करेगा, तो तब ये सॉल्ट ब्रिज काम करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, पोटेशियम का पॉजिटिव और Cl का, पोटेशियम क्लोराइड है ना, तो Cl का निगेटिव आयन निकालता है, तो Cl का निगेटिव कहाँ जाएगा आपका, यहाँ ZnSO4 के साथ जाएगा, ZnCl2 बना देगा। यहाँ आपका सोल्यूशन में क्या रह गया है, Cu तो ऊपर चला गया है, मैंने क्या बोला, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया है आपका, यहाँ Zn पॉजिटिव हो गया है पूरा। ये सारा पॉजिटिव हो गया है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन यानी कि अब वो चाहेगा कि और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ना निकले बाहर। यहाँ क्या होगा, Cu पॉजिटिव तो यहाँ आ गया है, लेकिन SO4 का 2 निगेटिव भी तो है, तो यहाँ सारा निगेटिव निगेटिव पार्ट आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव निगेटिव आ गया, तो यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, यानी दोनों तरफ काम नहीं हो रहा है।
यानी ना तो जिंक इलेक्ट्रॉनों का दान कर पा रहा है, ना कॉपर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही कहां से, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो अब क्या होगा, अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड आपका है ये बनाएगा K+ और Cl-। अब जो यहाँ Zn पॉजिटिव है उसको Cl नेगेटिव आएगा यहाँ जुड़ने के लिए, जो कि क्या बनाएगा आपका ZnCl2 बनाएगा। और यहाँ K+ किसके साथ आएगा, SO4 के साथ, और K2SO4 बनाएगा। और अब सॉल्यूशन में फिर से आपका क्या होगा, काम करना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका सेल फिर से काम करने स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर? नाउ द एनोडिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया आपकी एनोड पर हो रही है वो यहाँ पर दिखाई गई है। जिंक क्या कर रहा है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, छड़ की बात कर रहे हैं ना आप, तो वो इलेक्ट्रॉनों का दान करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है। ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है। दूसरी क्या है, कैथोडिक रिएक्शन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज Cu2 पॉजिटिव, जो कि Cu2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, एक्वस जो सोल्यूशन है वहां से Cu2 पॉजिटिव आ रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में। तो ये 2 रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन होंगी, जिनके लिए आपने पूरी फुल रिएक्शन भी देखी थी कि किस तरह से हो रहा है। ये वाली रिएक्शन देखिए जो यहाँ नीचे लिखी हुई है। क्लियर? तो इस तरह से कुछ आपका डेनियल सेल होगा। ओके, तो पहले वाली पिक्चर में आपने लेफ्ट साइड में एनोड को देखा था, इसमें बस राइट साइड में एनोड जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो बना दी गई थी। बोलो भाई, समझ में आया? रानू, पूजा, समझ आया? कुछ हैंड रेज करो, समझ आ रहा है? ठीक है, चले फिर आगे। नाउ एक और क्वेश्चन है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की बात हो रही है बार बार। सॉल्ट ब्रिज क्या है आपका? लवण सेतु क्या है? द सॉल्ट ब्रिज इज यूजुअली एन इन्वर्टेड यू ट्यूब filled with a concentrated solution of an inert electrolyte। ठीक है, क्या है, एक यू ट्यूब है। यू ट्यूब है ना, ये देखो यू शेप की है लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टा यू है आपका। ओके, इसमें ये आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज नीदर इन्वॉल्व इन एनी केमिकल चेंज। ये इलेक्ट्रोलाइट आपके किसी भी रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। नॉट डज इट रिएक्ट विद द सोल्यूशन इन द 2 हाफ सेल्स। ओके, और ना ही ये 2 हाफ सेल्स के बीच में वहां पर किसी प्रकार की अभिक्रिया कर रहा है। जनरली सॉल्ट लाइक KCl, KNO3, NH4NO3 आर यूज्ड एज दी इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो हमने कौन सा लिया था, हमने लिया था KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड लिया था। यहाँ पर कौन सा लिया गया है, यहाँ पर आपका Na2SO4 लिया गया है। ओके, नाउ हाउ इज अ सॉल्ट ब्रिज मेड, कैसे सॉल्ट ब्रिज को बनाया जाता है? टू प्रिपेयर अ सॉल्ट ब्रिज, अगर अगर और जिलेटिन इज मिक्स विद अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इज फिल्ड इन द यू ट्यूब। On cooling, the solution sets in the form of a gel inside the U-tube and thus prevent the intermixing of the fluids. The two ends of the U-tubes are then plugged with cotton wool to minimize diffusion. Okay? क्या कहा गया है? सिंपल सी बात है, सॉल्ट ब्रिज बनाना है यानी लवण सेतु। अगर अगर और जिलेटिन को मिक्स किया गया है एक कॉन्सेंट्रेटेड हॉट सोल्यूशन के साथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य का जो सोल्यूशन है, इज फिल्ड इन अ यूट्यूब, उसको फिल कर दिया गया है यूट्यूब में। ऑन कूलिंग, जब वो ठंडा होगा, द सोल्यूशन सेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ जेल। जब ठंडा हो जाएगा तो जेली की तरह हो जाएगा, वो जम जाता है ना ठंडे होने पे, तो वैसा जेली लाइक आपका स्टेट उसकी हो जाएगी। द यू ट्यूब एंड दस प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड्स। ओके, यूट्यूब क्या करिए, प्रिवेंट करिए इंटरमिक्सिंग से। द 2 एंड्स ऑफ द यूट्यूब, अब यूट्यूब के दोनों एंड्स यानी दोनों सिरे खुले हुए होंगे, तो उनको कॉटन से आप प्लग कर देंगे, बंद कर देंगे ताकि डिफ्यूजन ना हो पाए। सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अराइज बिटवीन द 2 सॉल्यूशंस
when they are in contact with each other, this potential difference is called the liquid junction potential. Okay, क्या करता है, दोनों जो आपके वैद्युत अपघट्यों हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आपका क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आने वाला है उसको, क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को आपका क्या कहा जा रहा है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहा जा रहा है। It completes the electrical circuit by connecting the electrolyte in the two half cells. Okay, सर्किट को कंप्लीट करता है जब आप क्या कर रहे हैं, वैद्युत अपघट्यों को किससे जोड़ रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ रहे हैं। It prevents the diffusion of the solution from one half cell to the other. डिफ्यूजन को रोकता है एक सेल से दूसरी सेल में होने से। ओके, and it maintains the electrical neutrality of the solutions in the two half cells. Okay, तो ये सारा अपने थ्योरी में भी आप लोग पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया होगा आपको इतना, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी दी गई है। सेल पोटेंशियल की बात की है जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इन अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड अ सेल पोटेंशियल, और ईएमएफ ऑफ द सेल इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। ओके, जिसको आपने क्या कहा था, ईएमएफ ऑफ सेल, जब वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम उसको विद्युत वाहक बल कह देते हैं, और ये निकाला जाता है एक कैथोड का जो विभव होगा उससे, जब हम एनोड के विभव को माइनस कर देते हैं तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाता है, या ई सेल जिसको आप बोल रहे थे, ठीक है। और दोनों का क्या लिया जाता है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे लेंगे, यानी अपचयन विभव कैसे लेंगे, क्योंकि एक पर तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत क्या होता है, अपचयन होता है, आप जानते हैं। इसलिए आप क्या कर रहे थे, वहां पर माइनस साइन का यूज कर रहे थे अगर आपको वैल्यू पॉजिटिव में मिली है तो। ओके, तो इस तरह से आप, जैसे जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका ऑक्सीकरण विभव होगा, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूले में उसका रिडक्शन पोटेंशियल देना है, यानी अपचयन विभव निकालना है। तो जो भी मान ऑक्सीकरण विभव का था उसको आप निगेटिव में ले रहे थे या उसका उल्टा ले रहे थे, तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा था। ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी ई सेल इज इक्वल टू क्या किया गया है, ई सी यू 2+2 CU, यानी कि क्या हो रहा है, Cu2+ था, जिसको इलेक्ट्रॉन मिले तो वो Cu बन गया है। तो इलेक्ट्रॉन का मिलना यानी कि रिडक्शन, तो इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। दूसरा क्या है, Zn2+2 Zn, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यानी ये भी क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन के बारे में भी आपको बताया गया है। ओके, तो ये थ्योरी में आपके आ जाएगा, थोड़े बहुत टॉपिक जो आप लिखेंगे। नाउ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मटेरियल रिक्वायरमेंट भी होगी, कुछ ना कुछ सामान चाहिए होगा। क्या क्या है, सॉल्ट ब्रिज चाहिए आपको, यानी यूट्यूब जो है उसमें सॉल्ट ब्रिज, उसका यूज करके आपको सॉल्ट ब्रिज बनाना है। इसके अलावा कॉपर की स्ट्रिप चाहिए, जिंक की स्ट्रिप चाहिए होगी, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, वोल्ट मीटर आप लोगों को चाहिए होगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए। तो इतनी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। इसका प्रोसीजर भी है, आने वाले सेशन में हम लोग इसके प्रोसीजर पे बात करेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ की बात की, जहां पर आप लोगों ने सबसे पहले समझा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, सेल के बारे में हम लोगों ने बात की, गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। आने वाले सेशन में हम इस प्रैक्टिकल की प्रोसीजर पे बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, यहाँ तक आप अच्छे से समझ लेंगे टॉपिक्स को। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।